अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ नाइन्थ क्लास। बेटा आज के रिवीजन लेक्चर के अंदर हम जो है चैप्टर नंबर 4 के प्रॉब्लम को रिवाइज़ करेंगे। चैप्टर नंबर 4 के प्रॉब्लम्स जो हैं ये मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं, छोटे छोटे से इसके प्रॉब्लम्स हैं, तो इसको अच्छे तरीके से आपने करना है। तो हमारा जो फर्स्ट आज का न्यूमेरिकल है, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। इन दी गई फोर्सेस का रिजल्टेंट आपने मालूम करना है। नंबर 1 फोर्स 10 न्यूटन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, नंबर 2 6 न्यूटन अलॉन्ग वाई एक्सिस और नंबर 3 4 न्यूटन अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस। जैसे कि बेटा स्टेटमेंट के नज़र आ रहा है कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो है दो फोर्सेस दी हैं, एक जो है पॉजिटिव वैल्यू के साथ है 6 न्यूटन और एक जो है वो नेगेटिव वैल्यू के साथ है -4 न्यूटन हमारे पास आएगा। तो दोनों का जो रिजल्टेंट है एफ एक्स हमारे पास आ जाएगा 10 माइनस 4 6 न्यूटन, और दूसरा जो हमें उसने दिया हुआ है सेकंड फोर्स एफ वाई वो एक ही दी है, वो 6 न्यूटन है। हमारे पास जो फोर्स हमारी आ जाएगी उसके लिए फार्मूला लगाएंगे एफ स्केयर प्लस इक्वल टू एफ एक्स स्केयर प्लस एफ वाई स्केयर। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे, एफ एक्स 6 है और एफ वाई भी हमारे पास 6 है, स्केयर्स दोनों के स्केयर्स करेंगे। स्केयर्स करने के बाद हमारे पास जो है 36 ऐड होकर 72 न्यूटन आ जाएगा। तो अंडर रूट लेने के बाद एफ़ की वैल्यू 8.5 न्यूटन हमारी आ जाएगी। ये हमने फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड किया है। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के बाद जो है, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन जो है उसको भी फाइंड करना है। डायरेक्शन के लिए हमें थीटा लेना पड़ता है। थीटा इक्वल होता है tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। एफ वाई ओवर एफ एक्स दोनों की वैल्यू 6 है, 6/6 से कैंसिल होके 1 न्यूटन 1 आ जाएगा, और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1 जो है 45 डिग्री के इक्वल है। तो ये हमने फोर्स जो है रिजल्टेंट फोर्स उसकी मैग्नीट्यूड 8.5 न्यूटन फाइंड किया, और जो एंगल उसका जो है डायरेक्शन के लिए वो 45 डिग्री आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड न्यूमेरिकल है, इसके अंदर अब हमने वहाँ पर जो है फर्स्ट वाले में हमने परिपेंडिकुलर कंपोनेंट्स दिए थे, फोर्स फाइंड की थी। इधर उसने फोर्स दिया और उसके परिपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हमने फाइंड करने हैं। फाइंड द परिपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल फोर्स बना रही है। तो आपने जो है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 30 डिग्री के एंगल पर फोर्स 50 न्यूटन, इस फोर्स के दोनों कंपोनेंट्स जो हैं परिपेंडिकुलर कंपोनेंट्स एफ एक्स और एफ वाई आपने फाइंड करने हैं। सोल्यूशन में अगर देखें तो फोर्स 50 न्यूटन, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, एफ एक्स इक्वल होता है एफ कॉस थीटा। 50 हमारे पास फोर्स है, कॉस थीटा थीटा की जगह पर 30 डिग्री आ जाएगा। कॉस 30 की वैल्यू जो है वो 0.866 होती है। 0.866 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 के साथ, 43.3 न्यूटन आपका एफ एक्स जो है फोर्स का एक कंपोनेंट आ जाएगा। एफ वाई कंपोनेंट या फिर परिपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर एफ वाई वो इक्वल होता है एफ साइन थीटा। एफ की वैल्यू वही, थीटा की वैल्यू वही, लेकिन साइन की वजह से इसकी जो है साइन 30 डिग्री की वैल्यू 0.5 आती है। तो फोर्स 50 है, 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 के साथ, तो 25 न्यूटन जो है हमारे पास वो एफ वाई कंपोनेंट आ जाएगा। तो ये दोनों कंपोनेंट जो है हमने एफ एक्स और एफ वाई जो फोर्स के परिपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं, परिपेंडिकुलर कंपोनेंट्स आपको पता है कि जो कि एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रहे हों, परिपेंडिकुलर हों, वो परिपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 4.3 प्रॉब्लम है। इसकी अगर स्टेटमेंट देखें, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इफ़ इट्स एक्स कंपोनेंट इज़ 12 न्यूटन एंड वाई कंपोनेंट इज़ 5 न्यूटन। बिल्कुल 4.1 की तरह का न्यूमेरिकल है, उसी तरीक़ेकार से हम इसको हल करेंगे। इसने अब हमें फोर्स के दोनों कंपोनेंट्स एफ वाई और एफ एक्स दिए हुए हैं, उनकी मदद से जो है हम फिर फोर्स एफ जो है उसको फाइंड आउट करेंगे। एफ एक्स इक्वल टू 12 न्यूटन, एफ वाई इक्वल टू 5 न्यूटन। फार्मूला आपको पता है कि एफ स्केयर इक्वल टू एफ एक्स स्केयर प्लस एफ वाई स्केयर। एफ स्केयर इक्वल टू आ जाएगा 12 स्केयर प्लस 5 स्केयर। 12 स्केयर जो है 144, 5 स्केयर जो है 25, दोनों ऐड होकर 169। तो एफ स्केयर आ गया 169। जब अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास एफ की वैल्यू जो है वो 13 न्यूटन आ जाएगी। जैसे कि पहले न्यूमेरिकल में हमने पहले फोर्स की मैग्नीट्यूड फाइंड किया था, अब जो है हम यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड फाइंड करने के बाद जो है इसकी डायरेक्शन फाइंड करेंगे। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए आपको पता है थीटा जो है वो इक्वल होता है tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स।
एफ वाई ओवर एफ एक्स की वैल्यू अगर पुट करें तो 5/12 और tan इनवर्स 5/12 जो है 22.60 डिग्री आपके पास आ जाएगा, या 22.6 डिग्री भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल 4.3। इसके बाद हमारे पास जो न्यूमेरिकल आ रहा है वो है 4.4। इसकी स्टेटमेंट को अगर देखें काफ़ी सिंपल और आसान सा न्यूमेरिकल है। A force of 100 Newton is applied perpendicularly on a spanner at a distance 10 सेंटीमीटर फ्रॉम a nut। एक नट से 10 सेंटीमीटर दूर जो है स्पैनर, उसके ऊपर आप 100 न्यूटन की फोर्स पैदा कर रहे हैं। तो आप फोर्स लगाकर उसको नट को टाइट करना है या रोटेट करना है। फाइंड द टार्क प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स। फोर्स की वजह से टार्क पैदा हो रहा है वो आपने फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन में देखें तो हमारे पास फोर्स 100 न्यूटन दी है और उसका जो है डिस्टेंस आर आपका 10 सेंटीमीटर है। बेटा जैसे बार बार मैं न्यूमेरिकल, जब भी न्यूमेरिकल का लेक्चर होता है क्लास में भी आपको बताया कि जैसे ही न्यूमेरिकल आपने सॉल्व करने हैं और जो क्वांटिटी आपको बेस क्वांटिटी ना नज़र आए, बेस यूनिट ना नज़र आए, तो फ़ौरन आपने उसको बेस यूनिट के अंदर कन्वर्ट करना है ताकि आपका सोल्यूशन एग्जैक्ट आए। तो इधर हमारे पास जो डिस्टेंस है आर जो 10 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर जो है डिराइव्ड यूनिट है, बेस यूनिट इसका मीटर है, तो हमने सेंटीमीटर को मीटर के अंदर कन्वर्ट करना है। तो इसको 100 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.1 मीटर आर की वैल्यू आ जाएगी। टॉर्क का फार्मूला आपको पता है, टॉर्क इक्वल होता है डिस्टेंस या मोमेंट आर्म, इसको दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं मल्टीप्लाई बाय फोर्स आर इंटू एफ। आर की वैल्यू 0.1 आई और एफ हमारे पास 100 है, तो एफ को जब 0.1 से मल्टीप्लाई किया तो 10 न्यूटन मीटर। तो जो फोर्स 100 न्यूटन की है जो स्पैनर के ऊपर 10 सेंटीमीटर के फासले पर आप नट्स पे लगा रहे हैं स्पैनर की मदद से, तो उसका जो पैदा करदा टॉर्क होगा 10 न्यूटन मीटर होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास बेटा न्यूमेरिकल आ रहा है, इसमें की अगर स्टेटमेंट देखें, अ फोर्स इज मेकिंग एन एंगल ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजेंटल यानी कि एक्स एक्सिस के साथ जो फोर्स है वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है। द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज 20 न्यूटन। हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो फोर्स का है वो 20 न्यूटन है। फाइंड द फोर्स, तो आपने फोर्स फाइंड करनी है। एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास जो है 20 न्यूटन, थीटा जो है हमारे पास 30 डिग्री। तो अगर आपको इसके परिपेंडिकुलर कंपोनेंट्स वाला फार्मूला याद हो तो एफ एक्स इक्वल होता है एफ कॉस थीटा। तो एफ एक्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा को रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास एफ आ जाएगा एफ एक्स ओवर कॉस थीटा। एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास 20 न्यूटन, कॉस थीटा की वैल्यू 30 डिग्री और 20 ओवर 0.866 करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन जो है 23.1 न्यूटन आ जाएगा। अगर एक्स एफ एक्स की जगह पर जो है हमें एफ वाई कंपोनेंट दिया होता तो उसी तरीके से आपने एक ही चेंज करना था, उसमें जो है एफ वाई आपका हो जाना था एफ साइन थीटा के इक्वल और एफ की वैल्यू आपकी जो आ जानी थी वो एफ वाई ओवर साइन थीटा। तो वहाँ पर वैल्यू पुट करने के बाद आप निकाल सकते हैं। तो दोनों कंपोनेंट्स का अगर फार्मूले से इनमें हो तो कोई एक भी कंपोनेंट फोर्स का दिया हो साथ में एंगल दिया हो तो आप इजीली जो है फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास 4.6, द स्टीयरिंग of a car moves a radius 16 centimeter. Find the torque produced by a couple of 50 न्यूटन। एक स्टीयरिंग जो कार का है उसका रेडियस 16 सेंटीमीटर, यानी कि जो सेंटर से स्टीयरिंग के साइड तक जो फासला है 16 सेंटीमीटर। फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय कपल ऑफ 50 न्यूटन। अब दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, 50 न्यूटन की कपल है, उन दोनों फोर्सेस की वजह से जो है हमारे पास कितना जो है वो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो फाइंड करना है। तो F इक्वल टू 50 न्यूटन आ जाएगा। जो आपका रेडियस है यहाँ पर R 16 सेंटीमीटर, इसको फिर मीटर में हम कन्वर्ट करेंगे, 100 पे डिवाइड किया तो ये हमारे पास 0.16 मीटर आ गया। टॉर्क इक्वल टू 2R, क्योंकि अब टोटल जो डिस्टेंस है डायामीटर है दो फोर्सेस के दरमियान, जो आप एक राइट हैंड से स्टीयरिंग के ऊपर लगाते हैं, दूसरा आप जो है लेफ्ट हैंड से लगाते हैं, उन दोनों के दरमियान दो रेडियस का फासला होता है जिसको हम डायामीटर कहते हैं। तो इसलिए बेटा यहाँ पर 2R, आर की जगह पर या एल की जगह पर 2R आ रहा है, दो रेडियस के इक्वल, दूसरे अल्फाज में आप डायामीटर इसको कह सकते हैं। तो टार्क आपका इक्वल आ जाएगा 2R इंटू एफ। तो 2 इंटू 0.16 इंटू 50, तो हमारे पास जो टोटल जो है आंसर वो 16 न्यूटन मीटर आ जाएगा, जो कि इस टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है इस 50 न्यूटन कपल की वजह से।
तो ये न्यूमेरिकल जो है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से आपने करना है। इसके बाद हमारे पास जो है 4.7 आ जाता है। अ पिक्चर फ्रेम इज़ हैंगिंग बाय 2 वर्टिकल स्ट्रिंग। एक पिक्चर फ्रेम है जिसको दीवार के साथ हमने लटकाया हुआ है 2 रस्सियों की मदद से। दोनों रस्सियाँ वर्टिकल्स हैं। द टेंशन इन द स्ट्रिंग आर 3.8 न्यूटन। एक स्ट्रिंग के अंदर 3.8 न्यूटन की फोर्स है और दूसरी स्ट्रिंग के अंदर 4.4 न्यूटन की फोर्स है। फाइंड द वेट ऑफ द पिक्चर फ्रेम का जो है वो वेट फाइंड करना है आपने। उसके लिए जो है आपने इसको इजी सा मेथड है, वेट के इक्वल टेंशन जो है, टेंशन जितनी होगी उतना जितना वेट होगा उतनी ज़्यादा ही टेंशन क्रिएट होगी। तो हम जो है इसको T1 और T2 हमारी जो टेंशन 3.8 न्यूटन और T2 आपकी 4.4 न्यूटन, तो वेट आपका दोनों जो है रस्सियों के अंदर, दोनों स्ट्रिंग के अंदर जितनी टेंशन होगी वेट उसके इक्वल होगा। W इक्वल टू T1 प्लस T2 आ जाएगा। 3.8 प्लस 4.4 दोनों को ऐड किया तो टोटल जो वेट आपका आ जाएगा इस पिक्चर फ्रेम का जो वेट होगा 8.2 न्यूटन होगा। बड़ा सिंपल सा और आसान सा न्यूमेरिकल है, इसको भी आपने अच्छे तरीके से करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास 4.8 न्यूमेरिकल है। ये कई दफ़ा जो है अब स्कीम आपकी बेटा चेंज हो गई है। पुरानी स्कीम के अंदर ये काफ़ी दफ़ा पेपर में आ चुका है। न्यूमेरिकल काफ़ी इजी है लेकिन कुछ बच्चे समझने में इसको मिस्टेक कर देते हैं, जिसकी वजह से इस न्यूमेरिकल को अटैम्प्ट करना जो है उनके लिए मुश्किल हो जाता है, या फिर वो आंसर गलत निकाल देते हैं। इसकी अगर हम स्टेटमेंट को देखें, 2 blocks of masses 5 kg and 3 kg are suspended by the two string as shown। जैसे तस्वीर के अंदर दिखाया गया है, 2 मासीज हैं हमारे पास, एक 5 kg और दूसरा 30 kg, ये दो हमने रस्सियों के साथ बांधे हुए हैं। फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। हर रस्सी के अंदर हमने जो है टेंशन फाइंड करनी है। अगर इस डायग्राम को गौर से देखें तो जो रस्सी जो फर्स्ट वेट जिसके साथ 5 kg का बांधा हुआ है और नेक्स्ट 5 kg वाले वेट के साथ 3 kg वेट बांधा हुआ है, तो जो रस्सी हमारी 5 kg से ऊपर को है तो उसके साथ दोनों वेट ही अटैच हैं। तो उसके साथ जो टोटल टेंशन होगी, जो टेंशन फाइंड करेंगे वो दोनों का सम होगी, जो नीचे वाली रस्सी की टेंशन और उसकी अपनी टेंशन। और जो 3 kg को सिर्फ लिफ्ट किए हुए है 5 kg के साथ नीचे से अटैच है, उसके अंदर जो टेंशन क्रिएट हो रही है वो सिर्फ 3 kg के वेट की मैस की वजह से हो रही है। और जो ऊपर वाली स्ट्रिंग है वो दोनों की जो है उनको होल्ड किए हुए, दोनों उसके साथ अटैच हैं। तो ऊपर वाली स्ट्रिंग की जो टेंशन होगी वो दोनों की वजह से 5 kg वाले मैस की वजह से भी और 3 kg वाले मैस की वजह से भी होगी। तो आप कुछ बच्चे सिंपल 50 न्यूटन एक में से निकालते हैं और दूसरे की 30 न्यूटन वैल्यू निकालते हैं, या 5 और 3 से अलग अलग कंसिडर करते हैं। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। आपने रोप 1 के लिए जो T1 की वैल्यू है उसके लिए दोनों आपने जो है कंसिडर करने हैं, आपके जो आएगा 5 kg वाला भी और 3 kg वाला मैसेज भी। और दूसरी के लिए आप सिर्फ 3 kg वाला। तो इसको हम अब सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। हमारे पास M1 है जी 3 kg, M1 को कंसीडर किया हुआ है 3 kg, M2 है हमारे पास 5 kg। तो T1 जो ये नीचे 3 kg की वजह से टेंशन है उसको हम T1 कह लेंगे। T1 इक्वल टू mg जो हमारे पास M1 जी यहाँ पर आएगा वो है 3 × 10। जी की वैल्यू बेटा मैंने बहुत दफ़ा आपको बताया कि आपने जी की वैल्यू याद करनी है। एग्जामिनेशन के अंदर कभी कभार जी की वैल्यू वो साथ मेंशन कर देते हैं ब्रैकेट्स में, लेकिन ज़्यादातर जी की वैल्यू पेपर में स्टेटमेंट के साथ नहीं आती। तो जी की वैल्यू आपने अपने पास से जो है पुट करनी है। जी जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है आपका, इसकी वैल्यू 10 होती है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है T1 आपका M1 जी इक्वल आ जाएगा 3 × 10 और 30 न्यूटन आपका जो नीचे वाला जो वेट है जो डार्क कलर के अंदर है 3 kg मैस इसके साथ लिखा हुआ है, इसके वजह से टेंशन क्रिएट हो रही है वो 30 न्यूटन है। अब हमने ऊपर वो जो रस्सी जिसके साथ ये दोनों वेट ही अटैच हैं उसके लिए जो फार्मूला लगाएंगे वो T2 इक्वल टू M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई बाय जी यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो M1 बेटा हमारे पास जो है 3 kg है और M2 हमारे पास 5 kg है, और जी की वैल्यू आपको भी मैंने बताई कि आपने याद रखनी है 10 होती है। तो हमारे पास टोटल जो है टेंशन T2 के अंदर 80 न्यूटन आ जाती है। इसको मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि जैसे आपको नज़र आ रहा है कि रस्सी जो ऊपर वाली रस्सी है उसके साथ 5 kg वाला मैस अटैच है, लेकिन 5 kg वाले मैस के साथ जो रस्सी अटैच है उसके साथ 3 kg का
जो है। अब जो ऊपर वाली रस्सी है उसके साथ दोनों ही बॉडीज़ जो हैं उनका मैस जो है उसके ऊपर इफेक्ट करेगा, या उनका वेट जो है उसके ऊपर इफेक्ट करेगा, 5 kg वाले का भी और 3 kg वाले का भी। और नीचे वाली रस्सी जो है उसके अंदर जो टेंशन क्रिएट होगी वो सिर्फ 3 kg वाले मैस की वजह से होगी। तो जब आपने टेंशन फाइंड करनी है ऊपर वाली रस्सी के अंदर, तो उसके लिए दोनों का हम जो है मैसेज जो हैं उनको कंसिडर करेंगे, 5 kg वाले को भी और 3 kg वाले को भी। और जो नीचे वाली रस्सी है जो सिर्फ 3 kg के साथ अटैच है, तो उसके अंदर जो हमने टेंशन फाइंड करनी है तो उसके लिए हमें सिर्फ 3 kg को ही कंसिडर करना होगा। तो सोल्यूशन को देखते हुए T1 आपका है mg है, M1 जो है वो आपका 30 है, 3 है, और जो है g ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है, तो 3 इंटू आपका 10 जो है वो 30 न्यूटन हो जाएगा। T2 जो है आपका वो M1 प्लस M2 इंटू जी आ जाएगा, और 3 प्लस 5 आपका वो मल्टीप्लाई ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन 80 न्यूटन आपका जो T2 आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो है न्यूमेरिकल नंबर है जी 4.9। ये थोड़ा सा लेंथी है, इस प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स को फॉलो करता है। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स जैसे आपने देखा लास्ट लेक्चर में हमने इसको रीड आउट किया था कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज टॉर्क दोनों बराबर होते हैं, तो इसलिए प्रिंसिपल मोमेंट्स की मदद से इस न्यूमेरिकल को हम जो है सॉल्व करेंगे। अगर हम इसकी स्टेटमेंट की तरफ जाएं, a nut has been tightened by a force of 200 Newton using 10 centimeter long spanner. What length of spanner is required to loosen the same nut with 150 Newton force? एक नट है उसको 200 न्यूटन फोर्स के साथ जो है टाइट किया है एक स्पैनर की मदद से, जिसकी लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर है। अब कहता है अगर उसको हमने रिक्वायर्ड करना हमारा है कि उसको हम लूज़ करें, उसको खोल लें, तो उसके लिए हमें जो फोर्स दी है 150 न्यूटन की, तो बता ये लेंथ कितनी होगी स्पैनर की, या कितनी जो है हमें उसकी स्पैनर की लेंथ रिक्वायर्ड है वो हमने फाइंड आउट करना है। अगर इसके सोल्यूशन की तरफ जाएं तो F1 हमारे पास जो है 200 न्यूटन, R1 जो है 20 सेंटीमीटर, और जो ये 0.2 मीटर हो जाएगा। F2 हमारे पास 150 न्यूटन, R2 हमने फाइंड करना है। तो जो हमारा टा इक्वल टू T1 और T2 दोनों इक्वल आ जाएंगे। टा1 और टा2 जो इनका फार्मूला है F1 R1 इक्वल टू F2 R2। हमें R2 चाहिए, तो हम R2 को रीअरेंज करेंगे तो R2 इक्वल आ जाएगा F1 मल्टीप्लाई बाई R1 ओवर F2। F1 की वैल्यू 0.1 हमारे पास आ जाएगी, R1 की वैल्यू, F1 हमारे पास 200 है, F2 हमारा जो है 150 है। वैल्यूज़ पुट करेंगे, इसको कैलकुलेशन करने के बाद 0.133 मीटर हमारे पास जो है वो R2 की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि उसने हमें जो है खुद जो स्पैनर की लेंथ दी है सेंटीमीटर में दी है, और हमारा आंसर मीटर में आया, तो हम इसको भी जो है सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। हमारे पास 13.3 सेंटीमीटर जो है उसकी लेंथ आ जाएगी। तो इसके जो आंसर हमारे पास R2 का है, इतना लूज उसको स्पैनर की लेंथ रिक्वायर्ड है जो 150 फोर्स न्यूटन की जो फोर्स है उस लगाकर इस नट को खोल सके। अब हमारे पास जो है न्यूमेरिकल लास्ट में आ गया 4.10। A block of mass 10 kg is suspended at a distance of 20 centimeter from the center of gravity of uniform bar 1 meter long। अब 1 मीटर लॉन्ग बार है हमारे पास, ठीक है, ब्रॉस या स्टील की बनी हुई, उसके साथ जो है 10 kg का वेट एक साइड पे हमने मैस जो है सस्पेंड किया हुआ है। कितना डिस्टेंस है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से? 20 सेंटीमीटर। फर्ज करते हैं इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है सेंटर पे है 50 है। What force is required to balance it at its center of gravity by applying the force at the other end of the bar? अब बार के दूसरे किनारे पर हम कितनी फोर्स लगाएं कि ये जो हमारा जो वेट है उस रॉड को, या उस जो हमारे पास जो भी बार है उसको उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर जो है वो बैलेंस कर दे। इधर भी बेटा हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स को यूज़ करेंगे। जो एंटी क्लॉकवाइज टार्क और क्लॉकवाइज टार्क दोनों इक्वल हमने रखने हैं। तो सोल्यूशन की तरफ जाएं तो मैस हमारे पास 10 kg है, तो फोर्स जो 10 kg के मैस की वजह से होगी F1 इक्वल टू mg। तो फोर्स हमारी आ जाएगी 10 इंटू 10 100 न्यूटन। आर हमारे पास जो है 20 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें 0.2 मीटर आपका हो जाएगा। और R2 जो है वो 50 सेंटीमीटर, ये भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए
हम जो है 100 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास R2 0.5 मीटर आ गया है। F2 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो इसके लिए प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स लगाएंगे। F2 इंटू R2 इक्वल टू F1 इंटू R1। F2 इक्वल आ जाएगा F1 R1 ओवर R2। वैल्यूज़ पुट की 100 मल्टीप्लाई बाई 0.2 ओवर 0.5, 20 ओवर 0.5 हो जाएगा। कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास जो हमारी F2 की वैल्यू है 40 न्यूटन, यानी कि उसको एंड के ऊपर जो है कितनी फोर्स हम लगाएंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे वो स्टेबल हो जाए, तो 40 न्यूटन हमारे पास इसका आंसर आ रहा है। ये था बेटा आज का हमारा 4th चैप्टर का न्यूमेरिकल्स का लेक्चर। अगर अभी भी आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो या कोई न्यूमेरिकल आप समझना चाह रहे हो तो आप मेरे से कभी भी रब्ता कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।